सोचिए, एक अकेला इंसान और उसके लिए ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में लिखा है सीताराम राजू पूरे दक्षिण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। मतलब एक आदमी पूरे साम्राज्य के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो आज हम बात करेंगे उसी शख्स की, अल्लूरी सीताराम राजू की। वो वीर जो आंध्र प्रदेश के जंगलों में एक ऐसी किंवदंती बन गया, एक ऐसा नाम जिसने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी थी। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे वो एक तपस्वी से एक क्रांतिकारी नेता बने, उनकी विद्रोह की चिंगारी कैसे जली, कैसे उन्होंने अपनी अनोखी युद्ध नीति से एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दी, और आखिर में उनकी शहादत ने कैसे एक अमर विरासत को जन्म दिया। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक आम परिवार का सीधा साधा शांत लड़का साम्राज्य के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक बना कैसे? चलिए समझते हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1897 में। बचपन से ही उनमें गजब का आत्मनियंत्रण था। योग और ध्यान में तो वो माहिर थे ही, साथ में घुड़सवारी, तीरंदाजी और जंगल में रहने की कला सब कुछ सीख लिया था। और सबसे खास बात, वो कोंद और कोया जैसी आदिवासी जातियों के बीच ही पले बढ़े। इसी वजह से उनका अनुशासन और शांत स्वभाव उन्हें सबसे अलग बनाता था। जब वो छोटे ही थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। इस घटना ने उन्हें एक आध्यात्मिक खोज पर भेज दिया। वो घर छोड़कर निकल पड़े पूरे भारत की तीर्थ यात्रा पर। काशी, हरिद्वार, न जाने कहां-कहां घूमे। जब वो वापस लौटे तो उनके पास ध्यान, तप और दर्द को सहने का गहरा ज्ञान था। तो एक तरफ ये आध्यात्मिक तैयारी हो रही थी, लेकिन यही तैयारी उन्हें एक बहुत बड़ी क्रांति का नेता बनाने वाली थी। देखते हैं कैसे। हुआ ये कि अंग्रेजों ने 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट नाम का एक कानून बनाया था। इस कानून ने आदिवासी समुदायों की पूरी जिंदगी को ही जैसे गैर कानूनी बना दिया। उनके अपने ही जंगल में खेती करने, लकड़ी काटने या जानवर चराने पर पाबंदी लगा दी गई। नतीजा, चारों तरफ गरीबी और जुल्म। जब राजू 1917 में वापस आए तो उन्होंने अपने लोगों को इसी कानून के नीचे पिसते हुए देखा। और तब राजू ने उनसे कहा, ये जंगल तुम्हारा है, कोई अंग्रेज इसे छीन नहीं सकता। बस ये एक लाइन काफी थी। इस संदेश ने लोगों के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया, उन्हें हिम्मत दी कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लोग उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। और फिर 22 अगस्त 1922 वो दिन आया जब रंपा विद्रोह की शुरुआत हुई। पहला निशाना बनी एक ब्रिटिश पुलिस चौकी, और यहीं से इस जंग का बिगुल बज गया। लेकिन ये कोई आम विद्रोह नहीं था। ये जंगल में लड़ी जाने वाली एक अनोखी लड़ाई थी जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और इसका लीडर एक ऐसा आदमी था जिसे अंग्रेज देख तक नहीं पाते थे। पकड़ना तो बहुत दूर की बात थी। राजू की स्ट्रैटेजी कमाल की थी, जिसे फ्लैश अटैक कहा जा सकता है। पहला कदम, जंगल में चुपचाप बिना किसी आहट के आगे बढ़ना। दूसरा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर बिजली की तेजी से दुश्मन पर हमला करना। तीसरा, उनके हथियार, खासकर .303 राइफलें और गोलियां लूट लेना। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, बिना कोई सुराग छोड़े वापस घने जंगल में गायब हो जाना। अब जरा दोनों के लड़ने की शैली में फर्क देखिए। राजू के लड़ाके तेज थे, शांत थे। उन्हें जंगल का चप्पा चप्पा पता था। वो अचानक हमला करते और जंगल से ही अपना गुजारा करते। दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना, भारी भड़कम सामान, नक्शों पर निर्भर, और उनकी सप्लाई लाइंस बहुत कमजोर थीं। साफ है, अंग्रेज जमीन पर लड़ रहे थे और राजू जंगल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके थे। अंग्रेज हैरान थे, परेशान थे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये आदमी है कौन जिसे वो खुद भूत कहने लगे थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ही रिपोर्ट कहती है कि राजू 40 मील यानी लगभग 64 किलोमीटर तक घने जंगल में बिना कुछ खाए पिए चल सकते थे। क्या ये आम इंसान के लिए मुमकिन है? और सिर्फ यही नहीं, उनकी तीरंदाजी का आलम यह था कि वो 50 मीटर की दूरी से पेड़ पर लगे एक छोटे से पत्ते पर भी अचूक निशाना लगा सकते थे। सोचिए जरा। तो अंग्रेजों ने जो प्रोफाइल तैयार की वो किसी सुपर हीरो जैसी लगती है। इलाके के नक्शे उन्हें जुबानी याद थे, दर्द सहने की क्षमता अविश्वसनीय थी। जंगल की आवाजें सुनकर वो खतरा भांप लेते थे, और मनोवैज्ञानिक युद्ध के तो वो मास्टर थे। उनका तपस्वी व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उन पर जान देने को तैयार रहते थे। जब अंग्रेज उन्हें लड़ाई में नहीं हरा पाए तो उन्हें एक बात समझ में आ गई।
उनकी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचार से है जो अब अमर हो चुका था। और ये बात बहुत जरूरी है कि राजू को कभी लड़ाई में पकड़ा नहीं जा सका। उन्हें बातचीत का झूठा वादा करके एक जाल में फंसाया गया। उनका अंत एक धोखे का नतीजा था। ये तारीख थी 7 मई 1924। अपने लोगों को और तकलीफ से बचाने के लिए उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। सुबह 7 बजे उन्हें कोयारू गांव में एक इमली के पेड़ से बांध दिया गया और कुछ ही पलों बाद ब्रिटिश फायरिंग स्क्वाड ने उन्हें शहीद कर दिया। मौत के सामने भी उनके तेवर देखिए। उनके आखिरी शब्द कोई रहम की भीख नहीं थे, बल्कि एक आदेश था। उन्होंने कहा, मेरे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये मेरा अंतिम आदेश है। अंग्रेजों ने सोचा कि राजू को मारकर वो विद्रोह को खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी शहादत ने विद्रोह को कुचला नहीं, बल्कि एक इंसान को हमेशा के लिए शहीद बना दिया और अपने लोगों की नज़र में एक देवता। और उनकी यही विरासत आज भी जिंदा है उस नाम में जो उनके लोगों ने उन्हें दिया, मन्यम वीरुडू, यानी जंगल का नायक। उनके बारे में कुछ और बातें हैं जो उन्हें और भी असाधारण बनाती हैं। जैसे वो कभी जूते नहीं पहनते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान को हमेशा धरती से जुड़ा रहना चाहिए। वो पानी के अंदर 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते थे। दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। अंग्रेजों ने भी उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था, और उनकी कहानी ने आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर किसी नेता में ऐसी क्या बात होती है कि उनकी कहानी उनके असल जीवन से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है? कैसे कुछ लोग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि हिम्मत और विद्रोह की एक अमर मिसाल बन जाते हैं?